Hello guys, I welcome you all on Disha Publication e-learning platform. My name is Rudra Gautam and today we will discuss the part 4th of biotechnology और यहाँ पर हम लोग एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं आज की 3 पेरेंटल बेबी क्या होता है, किस प्रकार से ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है उसको फिनिश किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो क्या टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जीन के बारे में बात करने वाले हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ डीएनए, बेस पेयर इत्यादि को भी हम लोग ब्रीफ में देखेंगे ताकि आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनका बेस, उनका आधार, उनके रूडिमेंट्स आपको आसानी से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जीन, और जीन ही वो फीचर्स हैं, जीन ही वो गुण हैं, या फिर यूं कह लीजिए जीन ही वो संपूर्ण कलेक्शन ऑफ डीएनए है जिसके कारण हमारे शरीर में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं जाती हैं। तो डीएनए एक प्रकार का अणु है। तो जब हम बात करें डीएनए क्या है, एक प्रकार का मॉलिक्यूल है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी इन एवरी सेल ऑफ देयर बॉडी। तो डीएनए जो होते हैं, डीएनए के लंबे लंबे पूरे बहुत सारे बेस पेयर्स जुड़ते चले जाते हैं, और एक्चुअल में जो जीनोम होता है, यदि हम लोग जीनोम की बात करें, जीनोम, तो जीनोम हमारे शरीर में जो कंप्लीट जो 23 बेस पेयर्स हैं, इन बेस पेयर के मिलने से, और ये 23 बेस पेयर्स किसके हैं, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के 23 बेस पेयर जब इनको एक साथ लंबी अवस्था में हम लोग देखें तो उसे कहेंगे जीनोम, लेकिन हम उन्हें 23 बेस पेयर या फिर यूं कह लीजिए कि 46 अलग अलग क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड करके देखते हैं। इज इट क्लियर? तो उन्हें अलग अलग टुकड़ों में देखा जाता है। अब डीएनए is a code that holds detailed instruction for the building of organism, और डीएनए में ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, तो यहां पर जो एडेनिन और थायमिन है, ग्वानिन और साइटोसिन है, इनके बीच में होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। तो ये लगातार बेस पेयर्स जो हैं लगभग 3 बिलियंस में, 3 बिलियंस का मतलब 3 अरब बेस पेयर्स होते हैं, और इनसे मिलकर बना होता है कंप्लीट एक जीनोम। और एक जीन की जब बात करें हम लोग, यदि हम लोग एक जीन की बात करें तो एक जीन में लगभग पाए जाते हैं 3000 बेस पेयर। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बेसिकली पता होने चाहिए। अब हम लोग बात करें कि दिस इंफॉर्मेशन इज लेड आउट इन लॉन्गर लीनियर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो डीएनए का ये लॉन्गर लीनियर स्ट्रैंड होते हैं, स्ट्रैंड का मतलब ये कुछ इस प्रकार के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स, और यहां पर इसके बीच में ATGC, ये ATGC के रूप में पाए जाते हैं। अब यदि हम लोग बात करेंगे कि जो 23 बेस पेयर्स हैं, जो कॉपीज हैं, ये डिवाइडेड होते हैं 2 कॉपी में। 2 कॉपी का मतलब 23 क्रोमोसोम्स, 1 फ्रॉम मदर, जब बेबी का जन्म होता है तो 23 बेस पेयर्स, 23 जो पेयर्स हैं वो मदर और 23 पेयर्स फादर की साइड से आते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल बेस पेयर्स की जब बात करें तो 6 बेस पेयर्स ये प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम 1 कंटेन्स द जीन दैट कंट्रोल वेदर यू आर ससेप्टिबल टू सम फॉर्म ऑफ द मलेरिया और क्रोमोसोम्स। तो देखिए यहां पर एक बात बताई है कि क्रोमोसोम जो 1 है उससे हमें पता चलता है कि क्या किसी व्यक्ति को मलेरिया होने की संभावना ज्यादा है। वहीं क्रोमोसोम 16 जीन ये बताता है कि हमारे बालों का रंग कैसा होगा, कलर कैसा होगा। बाल कई बार किसी के ब्राउनिश होते हैं, कई बार ब्लैक होते हैं। सो दिस होल इज डिसाइडेड बाय, तो हमारे शरीर के जो कंप्लीट जीनोटाइप, राइट, जो जीनोटाइप होते हैं और फेनोटाइप होते हैं, इनके आधार पर हमारी कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल पाता है। सम पीपल हैव मिसिंग क्रोमोसोम्स, तो कुछ लोगों में तो मिसिंग क्रोमोसोम्स होते हैं, और मिसिंग का मतलब कुछ क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, कुछ में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं।
तो आपने जरूर सुना होगा, जैसे कई बार टोटल हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, कुछ के शरीर में 45 भी होते हैं, कुछ के शरीर में 47 भी होते हैं। और इस प्रकार के जो रोग हैं, डिजीज, इनमें मैं आपको बताऊं पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, तो ये सभी वो सिंड्रोम है जहां पर नंबर्स कम ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर जेनेटिक म्यूटेशन के कारण कोई ना कोई परिवर्तन आता है। जैसे जो एक्स गुणसूत्र है उससे संबंधित है डॉल्टिज्म रोग। डॉल्टिज्म का मतलब वर्णांधता, जो नाइट ब्लाइंडनेस है, राइट। तो वर्णांधता, सॉरी नॉट नाइट ब्लाइंडनेस, टू बी प्रिसाइज बात करें तो उसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द लैकिंग ऑफ विटामिन ए। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है, इट इज अ एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज। तो ये जो डिजीज हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम्स के अलग अलग भाग पर जो इंपैक्ट होता है, और इन्हीं को हम लोग क्रिस्पर कैस9 जो टेक्नोलॉजी है, जिससे एंजाइम की मदद से हम लोग उस पर्टिकुलर डिफेक्टेड जीन को, जो डिफेक्टेड पोर्शन है, उसे कट करके एक हेल्दी जीन को वहां पर प्लेस कर सकते हैं। और इसीलिए हमें जीन थेरेपी को समझना बहुत जरूरी होता है। तो जीन में आपको यह बात पता चल गई कि टोटल 3 बिलियन बेस पेयर्स होंगे, राइट। और यदि दोनों में कंप्लीट मिलाकर बात करें 6 बिलियन बेस पेयर्स हो जाएंगे, जिसमें से 23 मदर फादर से आते हैं, राइट। गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम्स, उनकी पूरी कंप्लीट लेयर को हम लोग जीनोम कह देते हैं। इसका मतलब जो कंप्लीट, मान लीजिए पूरे कंप्लीट 46 यदि क्रोमोसोम्स हैं, तो ये उस सेल का जीनोम स्ट्रक्चर कहलाएगा। जीनोम स्ट्रक्चर में जंक डीएनए भी पाए जाते हैं जो अपने आप में बस खुद की कॉपी करते रहते हैं, वो प्रोटीन या प्रोडक्टिव निर्माण में कोई उनका रोल नहीं होता, वो कहलाते हैं जंक डीएनए। इज इट क्लियर? तो हमारे शरीर में जंक डीएनए भी पाए जाते हैं। और ऐसे अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी, उसको रिप्रेजेंट करने का काम, उसके लिए पर्टिकुलर जो प्रोटीन पेरेंटल जेनेटिकली चला आ रहा है, वो जिम्मेदार होता है हेरिडिटिकली। और ये क्रोमोसोम्स की मदद से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कलर ऑफ हेयर, फेस कलर, फेस कट एटसेट्रा, वेरियस थिंग, ये सब ये डिसाइड होती है। तो यहां पर आपको बेस पेयर्स दिख रहे होंगे, ये पूरी तरह से एक इसका डायग्राम दिया गया है। तो एडेनिन, थायामिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो यहां पर देख लीजिए आप, जो ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो डबल बॉन्ड है, इट इज बिटवीन एडेनिन थायामिन, एंड ट्रिपल जो बॉन्ड है वो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में होता है। इज इट क्लियर? तो ये इस प्रकार से, ये मान लीजिए एक बेस पेयर, ये दो, इस प्रकार से टोटल 23 गुणसूत्र में 3 बिलियन बेस पेयर्स पाए जाते हैं। और इन कंप्लीट 3 बिलियन बेस पेयर की जो पूरी मैपिंग, ट्रैकिंग की गई, इट वाज अंडर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि 1990 से लेकर 2003 तक चला। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काफी हद तक ह्यूमन के जो जीनोम सीक्वेंस है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया था। इससे हम लोग बहुत सारी डिजीज वगैरह पता लगा सकते हैं। तो ये जो अमेरिका का नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट है, और साथ ही साथ में USDE मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और नेशनल हेल्थ जो उनका सेंटर है, उन दोनों की मदद से ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें लगभग 2.3 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया, और बड़े लार्ज स्केल पर ह्यूमन जीनोम को पूरी तरह से सीक्वेंसिंग किया गया। ऐसा नहीं है 100%, आज भी जो वाई क्रोमोसोम्स हैं उसके कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस हमने प्राप्त नहीं किए हैं, अभी उस पर काम करना बाकी है। तो यहां पर देखिए डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है। डीएनए प्रोफाइलिंग का मतलब यह है कि डीएनए प्रोफाइलिंग की मदद से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग, इट इज अ क्रिएशन ऑफ बायोमेट्रिक डेटाबेस कंप्राइजिंग डीएनए इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। किसी एक व्यक्ति की किस प्रकार की डीएनए प्रोफाइल है। और आपको पता होगा कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं
उनके 99.9% जीनोम सिमिलर होते हैं। केवल ये जो 0.1% जो डिसिमिलैरिटी है, यही डिसिमिलैरिटी हमको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। ये तो हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। यदि एक ह्यूमन मतलब मानव का जीनोमिक स्ट्रक्चर को एलिफेंट के जीनोमिक स्ट्रक्चर से कंपैरिजन किया जाए तो लगभग ये 98% सिमिलर है। इज इट क्लियर? तो आप सोच सकते हैं मानव में जो वेरिएशन है केवल ये 0.1% हमें इतना डिफरेंट बनाता है। सो एस्टेब्लिशिंग डीएनए प्रोफाइल। डीएनए इज अ यूनिक एंड इंडिविजुअल्स जेनेटिक मेकअप। डीएनए जो है वो किसी भी व्यक्ति का अपना एक जेनेटिक मेकअप होता है। 99.9% सिमिलर होता है इंडिविजुअल ह्यूमन स्पीसीज में। लेकिन जो ये 0.1% है, यही है वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट, VNTR। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम के लिए। वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट that are unique to individuals DNA constitute the DNA profile of that individual। और इसी से उसकी DNA प्रोफाइल, कल को कभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि उसके DNA फिंगरप्रिंटिंग को, उसके प्रोफाइल को या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड को, तो एक्चुअल में ये ही डिफरेंस जो है उनको उस व्यक्ति को अन्य से अलग करता है। सो DNA प्रोफाइल ऑफ अ इंडिविजुअल वेरीज इन सम रीजन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इज रिपीटेड। तो कितनी बार न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर रिपीटेड होते हैं, ATGC वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइट। तो इस प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल की प्रोफाइल जो है उसके बेस पेयर के सीक्वेंस को काउंट करना इसी पर होती है। इज इट क्लियर? और इससे क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को आसानी से आइडेंटिफाई, पहचाना जा सकेगा। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप स्थापित करने हो कि वाकई में क्या उनके पेरेंट से ही है किसी फला बच्चे का पेरेंट, तो ये एश्योरिटी प्राप्त करने के लिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखने के लिए, तो ये सभी होता है डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से ये सब काम करता कैसे, जब हम लोग इस पर बात करेंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैं आपको यहां पर एक छोटा सा बेस बात बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया, ये है P का मतलब प्रोटीन। इज इट क्लियर? और यहां पर ले लिया है मैंने RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं DNA की, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दीज आर हियर। अब देखिए क्या होता है कि RNA से DNA का बनना, एक तो मैं यहां पे ऐसा एरो लगा रहा हूं, और ये DNA से RNA का बनना, ये एरो इधर है और ये एरो इधर। इज इट क्लियर? प्रोटीन से RNA का बनना और RNA से प्रोटीन का बनना। तो याद रखना, DNA से जो RNA बनता है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है भाई? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और जब DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, तो RNA से DNA का बनना मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इज इट क्लियर? अभी क्लियर होगी बहुत सारी बातें। ट्रांसक्रिप्शन, इज इट क्लियर? और यहां पर जब बात करेंगे RNA से प्रोटीन का बनना, यह कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो है ट्रांसक्रिप्शन पहले वाला। और प्रोटीन से RNA का बनना ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा रिवर्स ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब DNA से RNA बनता है तो वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA। लेकिन RNA से DNA बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इज इट क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में कहा जाता है अनुलेखन। क्या कहा जाता है हिंदी में? अनुलेखन। और ट्रांसलेशन को हमको सबको पता है, वो तो अनुवाद करना है, अनुवादन। अनुवादन। आपको एक और अच्छी चीज यहां पर क्लियर हो जाएगी कि आपने देखा होगा अभी जो कोरोना चल रहा था, या फिर आपने जो देखा एड्स, तो एड्स में, कोरोना में एक्चुअल में जो वायरस है वो RNA बेस्ड है, मतलब रिवर्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वायरसेस आर टू टाइप्स। वायरसेस दो प्रकार के होते हैं। वन आर
जिसमें केवल और केवल आरएनए पाए जाए, एंड सेकेंड आर जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाए। तो जिनमें केवल और केवल आरएनए पाए जाते हैं, दीज वायरसेस आर नोन एज रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर एड्स का जो वायरस है, एचआईवी और कोरोना, ये रेट्रोवायरस है जिनमें केवल आरएनए पाया जाता है। तो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल हम किसे कहते हैं? आरएनए और डीएनए को ही हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर देखिए क्या होगा, जो ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन, अब बात यहां पर आपको बहुत सारी समझ में आएगी कि डीएनए से जो आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, मतलब डीएनए ही प्रोटीन को बनाने में सहायक है, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ये वंशानुगत प्रोटीन की जो कॉपी इत्यादि होती है, इज इट क्लियर? तो प्रोटीन की जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कॉपी वगैरह होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है यही डीएनए का एक्चुअल में रोल भी है। इज इट क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई है। तो एवरी सेल इन द ऑर्गेनिज्म कंटेन्स ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नीड टू मैन्युफैक्चर एवरी प्रोटीन इन इट्स बॉडी। तो डीएनए का ही काम है कि शरीर में प्रोटीन को बनाना, मतलब डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा, मतलब ये प्रतिकृति, और आरएनए से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और हमारे शरीर में लगातार अलग अलग प्रकार के जो है, हमें अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स की हमें आवश्यकता होती है। इज इट क्लियर? तो यहां तक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात कर रहे हैं, जीन इन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर स्टोर हाउस। और जीन क्या होते हैं? स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो जीन में स्ट्रैंड ऑफ जो डीएनए है वो स्टोर हाउस है, जो इंफॉर्मेशन को लेकर चलते हैं। जीन दैट एन ऑर्गेनिज्म कैरी फॉर पर्टिकुलर ट्रेट। तो जीन जो है अलग अलग प्रकार के जो विशेषताएं हैं, ट्रेट्स हैं, जेनोटाइप, फेनोटाइप। जेनोटाइप्स क्या होते हैं? जेनोटाइप जो कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन, कि फिजिकली चीज कैसी दिखेगी, है ना, लुकआउट, एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, फिनो। और जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, फिनोटाइप। तो फर्दर जीन अ सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन द सेक्शन ऑफ डीएनए अफेक्ट द फिनोटाइप इन 2 स्टेप। तो यहां पर जो फिनोटाइप है, यहीं पर देखिए दो बातें आती है। एक तो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी में मैंने बताया था आपको, अनुवादन। और इसमें क्या होता है? कॉपी ऑफ जीन्स बेस पेयर सीक्वेंस इज मेड। तो यहां पर क्या होगा? डीएनए से आरएनए। और ट्रांसलेशन में कॉपी इज यूज्ड टू डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। यहां पर क्या होगा? ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन का बनना। और यहां पर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का बनना। और इस प्रकार से फेनोटाइप जो है ना, हमारे शरीर में लगातार जो ये इंस्ट्रक्शन की जो प्रतियां हैं कि अलग अलग प्रकार के, देखिए हमारा शरीर पूरी तरह से प्रोटीन पर ही बेस्ड है। अलग अलग एंजाइम्स, हार्मोन्स, हमारे शरीर के विकास में सभी जगह प्रोटीन की आवश्यकता है। और इन सबको लगातार जेनेटिकली मेकअप होता रहे, कभी किसी प्रकार के इरेगुलेशन ना हो, तो यहां पर ये सब रोल डीएनए रोल प्ले करता है। सो द ट्रांसक्रिप्शन इन जीन्स बेस सीक्वेंस और द कोड इज कॉपीड इनटू द मिडलमैन मॉलिक्यूल कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। तो ये किसमें कॉपीड होता रहता है? एमआरएनए में। आरएनएज आर 3 टाइप्स, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो यहां पर ये जो बेस सीक्वेंस है वो मैसेंजर आरएनए के रूप में यहां पर जो है मिडलमैन मॉलिक्यूल के रूप में कॉपी हो जाता है। एंड ट्रांसलेशन में क्या होता है? एमआरएनए मूव आउट ऑफ न्यूक्लियस। एमआरएनए न्यूक्लियस, क्योंकि आपको पता है जितने भी जो जीन है, जीनोम है, बेस पेयर्स हैं, वो सभी कोशिका के न्यूक्लियस, केंद्रक वाले भाग में होते हैं। तो वेयर द मैसेंजर एनकोड इन एमआरएनए मॉलिक्यूल्स यूज्ड टू बिल्ड अल्टीमेटली द प्रोटीन। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता रहता है। एंड इन दिस वे ये एक कंप्लीट जो सेक्शन है, राइट, इस तरह से ये काम चलता रहता है। इज इट क्लियर? चलिए तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे जीन काम करते हैं ये एकदम बात क्लियर हो गई, किस प्रकार से जीन काम करते हैं।
तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? यदि जीनोम सीक्वेंसिंग ही हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, भारत में भी अपने प्रोजेक्ट निकाले, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा इंडिजेन, तो आप जरूर शॉर्ट नोट लिख दीजिए इंडिजेन क्या है, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। वैसे मैं डिटेल में आपको ये सब कवर करने वाला हूं आगे की क्लास में, ठीक है, तो जरूर आप लोग भी शॉर्ट नोट लिख दीजिए। फुल सेट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। तो कंप्लीट जो सेट है सभी क्रोमोसोम्स को एक साथ, है ना, लाइन दर लाइन यदि हम ले लें तो वो क्या हो गया? जीनोम हो गया। डीएनए सीक्वेंस इज प्रोड्यूस्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लीनियर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन डीएनए। और ये जो जीनोम होते हैं ये लगातार डीएनए के सीक्वेंस में जो है अरबों अरबों संख्या में ये डीएनए के बेस पेयर, और इन्हीं में सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल होता है जो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जैसे मैंने बताया आपको अभी कि जो फर्स्ट जो क्रोमोसोम्स हैं वहां से डिसाइड हो जाता है कि व्यक्ति को मलेरिया की ज्यादा संभावना है या कम है। तो ये हमारे जीन्स जो ना इतने सालों में मलेरिया को टॉलरेट करते रहे, तो उसके खिलाफ अपने आप में एक पैटर्न बन गया है हमारे शरीर में, राइट, कि उस प्रकार की कोई चीज आती है तो वो अपने आप हमारा शरीर इम्यूनिटी की मदद से रजिस्ट कर लेता है। सो मैपिंग आउट पर्सन्स एंटायर जेनेटिक कोड, तो जब हम पूरी तरह से एक पर्सन के एंटायर जेनेटिक कोड को मैप करते हैं जीनोम, और इन अदर वर्ड रीडिंग ईच ऑफ द 3 बिलियन बेस पेयर, तो हम लोग जब 3 बिलियन पूरे बेस पेयर हो गए ना, मतलब 3 बिलियन बेस पेयर का मतलब टोटल 6 हो गया। बेस पेयर्स जो हैं दैट मेक अप ए पर्सन जेनेटिक कोड इज कॉल्ड जीनोम सीक्वेंसिंग। तो इसे ही पूरे सीक्वेंस को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। एंड जीनोम सीक्वेंस विल एबल टू टेस्ट स्पेसिफिक जीन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन एसोसिएटेड विद जेनेटिक डिसऑर्डर। अब होता क्या है, समय, परिस्थिति, एनवायरमेंटल कंडीशन, या फिर मदर फादर में ऑलरेडी डिफेक्टिव जीन है, उन सब के कारण जेनेटिक म्यूटेशन, उत्परिवर्तन हो जाता है, और इस उत्परिवर्तन के चलते कई प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर, सीक्वेंस इरेगुलेट हो गया, और उसके चलते अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। और यही जो है जीनोम सीक्वेंस के डिसऑर्डर, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण है। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग ये कंप्लीटली बता देती है कि किस किस अलग अलग प्रकार के रोगों की संभावना है, राइट, या फिर कोई भी व्यक्ति किसका ससेप्टिबल होगा, किसके लिए ज्यादा जो है वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, पर्टिकुलर डिजीज के प्रति हो सकता है उसमें उसकी संभावना ज्यादा हो। तो ये सब हम आसानी से जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से पता कर सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर एक्सपर्ट एक्सपेक्ट द टर्न अराउंड टाइम। देखिए अभी हाल ही में इंडिया ने भी टर्न अराउंड जो टाइम है, देखिए जीनोम सीक्वेंस में बहुत महंगा खर्चा हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, लेकिन अब बहुत सस्ती और बहुत ही एफिशिएंट और फास्ट टाइम, बहुत ही कम समय में जो है हम लोग पूरी तरह से चीज़ों का पता कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स आ गई है। तो टर्न अराउंड टाइम कम होना है टू इम्प्रूव द कॉस्ट एंड ड्रॉप एंड मच दैट एनालाइज अ पर्सन जीनोम विल बी नो मोर एक्सपेंसिव जीरोइंग ऑन द जस्ट वन जीन। तो आने वाले समय में ये बिल्कुल जीरो या न के बराबर खर्चा हो जाएगा लगातार। और हम लोग सबसे खास बात है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत फास्ट और एफिशिएंट है। क्वांटम टेक्नोलॉजी को आप जब बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन और प्रोडक्टिव जो है एक आउटपुट मिल पाएगा। तो जीनोम क्या है, तो देखिए जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जीनोम कहलाता है इन यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक तो प्रीवियस प्रिमिटिव सेल्स होती थी, यूकैरियोटिक जो हम में है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ वर्चुअली एवरी सेल। तो सभी न्यूक्लियस में एक कंप्लीट जीनोमिक स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन पाई जाती है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वन और मोर यूनिक पीस ऑफ डीएनए सर्कुलर, प्रोकैरियोट्स लीनियर। तो ये आप मान लीजिए कि ये पूरा जीनोम है, तो इस प्रकार से इनको ब्रेक कर दिया तो ये मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स इनमें पाए जाते हैं। मानव में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और टोटल 46 है बेस पेयर के रूप में, बेस क्रोमोसोम 46 होते हैं बेस पेयर के रूप में। और इनको भी देखिए पर्टिकुलर एक जीन किसी व्यक्ति की एक कैरेक्टरिस्टिक को बताता है कि आंख का रंग कैसा होगा, कॉर्निया का रंग कैसा होगा, बाल का रंग कैसा होगा, आईब्रो कैसी होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग जीन्स। तो जीन्स देखिए आप जब अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, इवन इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो नॉर्मली क्या है 30 से
30 to 35 के इतने जीन्स पाए जाते हैं मानव में, लेकिन अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। कहीं में आपको 40 के मिलेगा, कहीं में आपको 25 के टू 30 के ही मिलेगा। तो ये जो जीन्स हैं वो हम किस प्रकार से एक मानव की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर रहे हैं, तो उस अनुसार क्या है, इन जनरल आप याद रखेंगे 30 टू 35 के। तो यहां पर एक जीन में 3000 ऑन एन एवरेज जो है सीक्वेंस ऑफ डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, और यही क्या करते हैं, नेसेसरी टू प्रोड्यूस ऑल पार्ट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। और अल्टीमेटली शरीर में प्रोटीन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और इसीलिए डीएनए लगातार उनको क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की बात करते हैं कि अगली पीढ़ी में डीएनए का सीक्वेंस, टेक्निक, मल्टीप्लाई, फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, तो ये अपने आप में पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्रोसेस है कि आगे अगली पीढ़ी में अपने आप ये चला जाता है सीक्वेंस, और उसके शरीर में भी बिल्कुल ऐसी ही प्रक्रियाएं, रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्रोड्यूसर्स आर फास्ट, एक्यूरेट एंड ऑटोमेटेड एंड चीप। तो यहां पर हम क्या है, इसको नोटिस करने के लिए इन टेक्निक्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा फास्ट तरीके से हम लोग इन्हें कैलकुलेट कर सकें। तो जीन थेरेपी में होता क्या है, जीन थेरेपी में हम लोग क्रिस्पर कैस9 एंजाइम का प्रयोग करके जो डिफेक्टिव स्टेम सेल ना रिमूवल कर देते हैं, डिफेक्टिव स्टेम सेल्स को। अब ये स्टेम सेल क्यों आ गई, इसीलिए मैंने आपको स्टेम सेल वाला सेक्शन पढ़ाया था। डिफेक्टिव स्टेम सेल क्यों बात करें, जब बच्चा गर्भ में ही होगा उसी समय पर, या ये कह लीजिए कि मान लीजिए किसी स्पर्म में या फिर किसी एग में किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के पर्टिकुलर जीन में कोई डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट को क्या किया जाता है, मान लीजिए ये कट कर दिया इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कट कर दिया, और यहां पर हेल्दी जेनेटिक मटेरियल जो है इसी के रिस्पेक्टिव उसे ऐड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जीन थेरेपी की मदद से ये बहुत एफिशिएंटली काम हो रहा है आजकल। तो यहां पर क्या होता है, जो हेरिडिटी, पीढ़ी दर पीढ़ी कई रोग चले आ रहे हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज का नाम जरूर सुना होगा आपने, जो कि शाही रोग है, जो कि अपने आप में जो है शाही परिवार जो इंग्लैंड के उसमें होता है, और उनमें जो खून का थक्का नहीं जमता, और इसी कारण इसे रॉयल डिजीज कहते हैं क्योंकि उस परिवार में ये पाया जाता है। तो खून का थक्का नहीं जमने के कारण क्या होता है, यदि उनके कोई नुकीली वस्तु लग जाती है तो उनके पूरा खून निकल जाता है, लेकिन ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता। तो ये रॉयल डिजीज को रोकने के लिए हम आज की तारीख में जीन थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड करेक्शन कर सकते हैं, डिफेक्टेड पार्ट को हटा सकते हैं, और मॉडिफाइड सेल आर इन्फ्यूज्ड बैक, और जो परिवर्तित कोशिकाएं हैं उनको फिर से वोम्ब में डाल सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, और इससे क्या हो जाएगा कि हेल्दी, तो यहां पर बोन मैरो, हेल्दी ब्लड सेल्स, सभी पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का एक करेक्शन जो है ना, जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड न्यूक्लियर डीएनए। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई मदर है, और ये मदर का एग है, और ये मदर के एग अंडाणु का न्यूक्लियस है, और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, किसी भी बेबी में, बच्चे में जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया ही बच्चे में आता है, याद रखना हमेशा। अब मदर के माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वैसे यहां पर तो अरबों में बेस पेयर्स होते हैं, है ना, शुक्राणु जो स्पर्म है उसमें भी बिलियंस में बेस पेयर्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें लगभग 250 टू 300 डीएनए पाए जाते हैं। और कई बार क्या होता है, ये डीएनए किसी पर्टिकुलर मदर के एग में ये फिक्स हो जाता है कि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, और इस कारण से क्या है, इस मदर के इस माइटोकॉन्ड्रिया को एलिमिनेट, हटा लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और इसके स्थान पर इन दिस प्लेस यहां पर जो हेल्दी कोई एक्स, ये मान लीजिए एक्स एग ओरिजिनल मदर है, ये वाई ओरिजिनल फादर है, तो ये एक ऐसी महिला का एग लिया जाता है अंडाणु जिसका माइटोकॉन्ड्रिया ओके है, तो इसको यहां पर रिप्लेस कर दिया जाता है,
और फाइनली फिर जब ये रिएक्शन होने के बाद में फिर से ओरिजिनल मदर के वूम में प्लेस करवा दिया जाता। तो ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का निस्तारण, सॉल्यूशन, रेड्रेसल। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होता है कि वहां से माइटोकॉन्ड्रिया, और बच्चे में जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट माइटोकॉन्ड्रिया केम फ्रॉम द मदर। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपको सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मदर सेल्स में हैव 20% म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स विल बिकम एग सेल्स, और उसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो डिफेक्टिव वाले हैं उसको हटा लिया जाता है। तो ये बेसिक टेक्निक है पूरी, और इसके कारण क्या होता है, ये मदर से विरासत में बच्चे को मिल जाता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, एक मदर तो ये हो गई, ओरिजिनल मदर ये है और फादर ये है। तो कितने पेरेंट्स हो गए? 3 पेरेंट हो गए, इसीलिए इसको कहा जाता है 3 पेरेंटल बेबी। और 3 पेरेंटल बेबी सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम ने अलाउ किया था। इज इट क्लियर? तो यही पूरा जो प्रोसेस है। और यदि किसी मदर में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है और मान लीजिए मदर फादर का जो बेबी होगा, तो उसमें अलग अलग प्रकार के रोग, जिसमें उसके अंदर जो एनर्जी बनती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारे शरीर में एटीपी के निर्माण करता है। आपने क्रेब्स साइकिल के बारे में जरूर सुना होगा, और टोटल हमारे शरीर में वन रेस्पिरेशन में 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से क्रेब्स साइकिल की मदद से 36 और जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के मदद से 2 एटीपी का निर्माण होता है। सो टोटल 38 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आर जनरेटेड इन अ साइकिल। तो ये जो एटीपीज हैं, यही ह्यूमन बॉडी की एनर्जी करेंसी, एक एक कोशिका में एनर्जी करेंसी के रूप में काम करता है। तो एनर्जी की कमी की वजह से क्या होता है, बच्चे में बहुत प्रकार के डिजीज हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर केर्न्स सायरे सिंड्रोम, ले सिंड्रोम, राइट, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिप्लीशन सिंड्रोम, माइटोकॉन्ड्रियल एंसेफेलोमीपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस और स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स, ये मिल्स, ये अलग मिलास, इस प्रकार के डिजीज देखने को मिलते हैं। तो ये जो नाम है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको केवल ये नाम बस याद रखने, KSS, MILS, MDS एंड MELAS, इससे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होता है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज है, डीएनए है, उसको मदर से रिमूव करके, और फिर ऐसा ना हो आगे आने वाली पीढ़ी में किसी प्रकार का इश्यू हो। तो स्टेम सेल हमने डिटेल में बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, और ये पूरे जो शरीर के अलग अलग टिश्यूज हैं, ऑर्गन हैं, सेल्स हैं, 220 टाइप्स ऑफ सेल्स है ना, इनको डिफरेंशिएटेड सेल्स को ये बनाने में मदद करती हैं। यस और नो? और इन्हीं की मदद से क्या है, लिवर, किडनी, ये सब हमने ऑलरेडी बात किया था, है ना। तो ये पॉइंट्स आपको स्टेम सेल, तो स्टेम सेल्स में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैंने मेंशन किया है, दैट इज कि जीन थेरेपी में हम लोग डिफेक्टिव स्टेम सेल जो है, डिफेक्टिव स्टेम सेल का मतलब क्या है कि जहां पर डिफेक्शन है, प्रॉब्लम है, डिफॉर्मिटीज है, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है CRISPR-Cas9 टेक्निक की मदद से। हम लोग उस टेक्निक को, पूरे एंजाइम को डिटेल में आने वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से स्टेम सेल की मदद से 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का निर्माण किया जा सकता है, जो कि हमने पहले भी बात की थी, किडनी, राइट, लिवर, हार्ट, लंग्स, ब्रेन एटसेट्रा। अब देखिए क्या होता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉर्ड ब्लड के बारे में बात की थी, साथ ही साथ हमने बात की थी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है या फिर जो कि बोन मैरो। तो यहां पर क्या किया जाता है, क्योंकि देयर वाज अ ELSI इश्यू, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, इसके चलते हम लोग जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है उनको प्रयोग नहीं करते। तो इससे हम लोग क्या बना देते हैं, इससे हम लोग बना लेते हैं गर्भनाल कोशिकाओं को लेकर। मतलब ये हुआ कि अडल्ट स्टेम सेल का प्रयोग करके और उसकी मदद से क्या करते हैं, लाइक इन अम्बिलिकल कॉर्ड सेल और बोन मैरो सेल दैट कैन बी इंड्यूस्ड टू शो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम सेल। तो हम लोग क्या करते हैं, अडल्ट स्टेम सेल को इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं कि वो
स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज दिखाएं ज्यादा से ज्यादा, और इनकी मदद से क्या हो, थेरेपेटिक का मतलब क्या है, थेरेपेटिक का मतलब होता है जब हम लोग मेडिसिनल वैल्यू के रूप में काम करते हैं, चिकित्सकीय उपयोग करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? तो इसकी मदद से डायबिटीज, पार्किंसन, अल्जाइमर इत्यादि रोग, जो ये दिमाग के जो ब्रेन में प्रोटीन जो जमने लग जाता है, कुछ के जेनेटिक भी होता है ये, और अल्जाइमर जो रोग है इसमें प्रोटीन के बसने के कारण क्या होता है कि एक एज में आदमी को डिमेंशिया, एमनेशिया हो जाता है, मतलब भूलने की प्रवृत्ति। सो दे क्रिएटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ मैच्योर एंड ऑलरेडी स्पेशलाइज सेल बैक टू द जुवेनाइल स्टेट। जब वो एक यंग एज में जाता है बच्चा, या जो जुवेनाइल स्टेज में विदाउट एम्ब्रियो के सेल का ना प्रयोग करते हुए हम लोग इंड्यूस्ड, है ना, इसको बोलते हैं आईपीज, एग्जैक्टली इसको स्मॉल में आईपीएस लिखते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल, और इसकी मदद से अलग अलग प्रकार के रोगों को रोकने में मदद मिलती है। सेल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड यूज इज अ की सेक्टर ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी भी इस पर लगातार रिसर्च किया जा रहा है, और फर्दर एथिकल इश्यू जो है एम्ब्रियोनिक सेल का आर बैन इन कंट्रीज सच एज आयरलैंड, लैटिन अमेरिका और दुनिया के देशों में बैन है। तो इसीलिए इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल का थेरेपेटिक मतलब चिकित्सकीय, क्लोनिंग इत्यादि में भी प्रयोग किया जा रहा है। तो स्टेम सेल थेरेपी की मदद से कौन कौन से रोग देखिए, जिसको गंजापन है, बाल्डनेस, ब्लाइंडनेस, अंधापन, डीफनेस, बताइए ऐसे रोगों को हम लोग अर्ली स्टेज में ही कंट्रोल कर सकते हैं स्टेम सेल की मदद से, है ना। इसके अलावा एमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, और इसके अंदर क्या होता है, हमारे नर्वस टिश्यूज उसमें इश्यू रहता है ना। माइकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें क्या होता है, हार्ट की मसल्स में कमजोरी आ जाती है, ब्लड स्लो सप्लाई होता है जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मसल्स में कमजोरी आ जाती है। डायबिटीज, मल्टीपल साइट जो कैंसर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एक बताया था गॉल ब्लैडर के कारण लिवर में हो गया, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारा जो कोलोन कैंसर हो जाता है ना। कोलोन का मतलब जो हमारी बड़ी आंत है उसका एक हिस्सा होता है कोलोन। क्रॉन्स डिजीज, तो ये क्रॉन्स डिजीज जो है ये इन सभी डिजीज को मिसिंग टीथ, वुंड हीलिंग, है ना, जो घाव है उसको भरने में। इसके अलावा दिमाग से रिलेटेड जो रोग हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन, लर्निंग डिफेक्ट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इत्यादि में, और ऑर्थराइटिस और रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस मतलब जो गठिया रोग इत्यादि है, उन सबको रोकने में स्टेम सेल थेरेपी एक थेरेपेटिक वैल्यू के रूप में यहां पर प्रयोगित की जाती है। अब फाइनली हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आए हैं कि हाल ही में जापान के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने क्या करा, एक चूहे में क्रिस्पर कैस9 जो एंजाइम है, ये टेक्निक की मदद से जेनेटिकली साइलेंस कर दिया उस चूहे के एम्ब्रियो, भ्रूण में, कि इट डिड नॉट ग्रो किडनी ऑफ देयर ओन, कि वो अपनी खुद की किडनी ना ग्रोन करके मानव के जेनेटिक चीजों को उसमें डाल के देखा कि क्या मानव की किडनी वहां पर बनाई जा सकती है, और ये उसमें सफल भी हुए। उसके बाद में एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो मानव के जो ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स, जब किसी एनिमल बॉडी में हम चाहते हैं कि हम मानव के शरीर में तो ग्रोन ना करें, किसी एनिमल के शरीर में ग्रोन करें, तो ह्यूमन ऑर्गन्स का जो साइज है वो बहुत मैटर करेगा। क्या किसी माउस में वो जो किडनी बनेगा, क्या वो एफिशिएंट होगा? मानव के लिए नहीं होगा। तो ह्यूमन ऑर्गन्स का साइज को कंपेयर करें तो जो पिग होता है, सूअर, उसके शरीर में जो ऑर्गन्स होते हैं वो लगभग जैसे किडनी है, लिवर है, तो मानव के साइज जितना होता है, तो उसके शरीर में हम लोग इनको जनरेट करें तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल गेन, हम लोग ह्यूमन ऑर्गन, जो डिजाइनर ह्यूमन ऑर्गन है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की मदद से उनके शरीर में इनको डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जिसमें देन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द मिसिंग किडनी और इन द रैट्स एंड, और बाद में वो फंक्शनल, और इस जिस प्रकार से यहाँ पे चूहों में देखा उसी प्रकार से मानव के अंदर भी इस प्रकार से किडनी इत्यादि को साइलेंट किडनी वगैरह इत्यादि को बनाया जा सकता है। और ये सबसे ज्यादा रिसर्च आजकल पिग पर चल रहा है, सुअर पर चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सो आज के लिए इतना ही है लेक्चर में। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।
और अभी बायोटेक्नोलॉजी के एक डिटेल सेक्शन को हम लोग लगातार देखते चलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।